नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज फिर इस वीडियो को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आज इस वीडियो में कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 1 भारत की विरासत, जिसमें सांस्कृतिक विरासत की हमारी जो चर्चा थी वो बाकी थी। मित्रों, मेरे आगे के वीडियो में मैंने प्राकृतिक विरासत तक चर्चा की थी। आपको विस्तृत जानकारी मैंने प्राकृतिक विरासत तक दी थी। तो इस वीडियो में मित्रों, ये मेरा पार्ट 2 है सामाजिक विज्ञान का। पार्ट 1 में मैंने संस्कृति का अर्थ, विरासत का अर्थ, वैविध्यपूर्ण विरासत तथा विरासत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राकृतिक विरासत की जानकारी मैंने आपको विस्तृत तरीके से दी थी। अब आगे इस वीडियो में मैं सांस्कृतिक विरासत की जानकारी आपको दूंगी। मित्रों, हमारा जो पहला पार्ट था भारत की विरासत, उसकी चर्चा अब मैं आगे करूंगी। मित्रों, आगे के वीडियो में मैंने भारत की विरासत के अंदर भारत का स्थान और विस्तार, वैविध्यपूर्ण विरासत तथा संस्कृति का अर्थ, भारतीय संस्कृति की विरासत और भारतीय संस्कृति की विरासत को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो आपको याद रखना है। एक है प्राकृतिक विरासत, दूसरी है सांस्कृतिक विरासत। तो मित्रों, प्राकृतिक विरासत की बात मैंने आगे की वीडियो में की थी। आज मैं इस वीडियो में भारत की सांस्कृतिक विरासत की चर्चा विस्तृत तरीके से करूंगी। तो सांस्कृतिक विरासत अर्थात क्या? प्राकृतिक विरासत में हमने देखा जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, तालाब, झरने और भी कई जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ है, उसका समावेश प्राकृतिक विरासत में होता है। तो इस सांस्कृतिक विरासत में कौन सी चीज़ों का समावेश होगा, वो आपको थोड़ा बहुत ख्याल होना चाहिए कि हमारे भारत के अंदर सांस्कृतिक तरीके से जो किसी एक धर्म, एक प्रजाति या किसी एक इंसान के जो गुण हैं उससे जुड़ी हुई हो। जैसे कि भारत के अंदर ऐसे कई सांस्कृतिक स्मारक है, यानी कि किसी की याद में बनाए हुए स्मारक हैं, किसी की याद में बनाए हुए ऐसे कई किले हैं, मकबरे हैं, गुफाएं हैं, या तो अनेक मानव शिल्प हैं, या तो कोई ऐसे खिलौने हैं, या तो कई ऐसी प्रतिमाएं हैं जो देवी देवताओं की जो हजारों साल पुरानी है, हमारे पूर्वजों ने उनको बनाया है। तो ऐसे जो विरासत के तौर पर हमें आज देखने को मिलते हैं, तो वो एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में गिने जाते हैं। तो देखते हैं सांस्कृतिक विरासत का अर्थ और उसमें कौन सी चीज़ों का समावेश होता है। भारत ने जगत को विविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत दी है। सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत। मानव सर्जित यानी जिसका सर्जन मानव ने किया हो, जो इमारत मानव ने बनाई हो और अगले हजारों साल बाद वही इमारत अगर आगे जाकर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसे देखती है, उसके जो बनाने की जो रीत है, जो कला है, उसके अंदर जो बुद्धि शक्ति का उपयोग किया गया है, कला कौशल का उपयोग किया गया है, तो उसी चीज़ को अगर आने वाली पीढ़ी देखती है तो वो एक सांस्कृतिक विरासत के तौर पर देखेगी। आज हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं पर्यटन स्थल पर, जैसे कि ताजमहल गए, आगरा का किला गए, या एलिफेंटा की या अजंता की गुफाएं देखने के लिए गए, बराबर। तो ऐसे कई किला देखने के लिए जाते हैं और उन किलों को हम देखते हैं कि उनके अंदर दीवारों में छोटी छोटी जो रचनाएं की गई होती है, जो डिज़ाइन, जो आकार उनके होते हैं, तो वो आकार किस तरह बने हैं वो हमें तुरंत हमारे माइंड के अंदर तुरंत हम सोचते हैं कि ये किस तरह बना होगा। तो यह एक सांस्कृतिक विरासत है जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे जो पूर्व की पीढ़ी जो है, पहले की जो पीढ़ी है, उन्होंने अपनी बुद्धि शक्ति, कला कौशल से उसका सर्जन किया है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत, मनुष्य ने अपने बुद्धि चातुर्य, कौशल और कला कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त किया या जिसका सर्जन किया उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। आर्यों से लेकर शक, क्षत्रप, कुषाण, हूण, ईरानी, तुर्क,
अरब, मुगल, पारसी, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि विविध जाति प्रजाति भारत में आई। जैसा कि हमने आगे देखा कि भारत के अंदर कई प्रजातियाँ आई। कोई व्यापार करने के लिए आई, कोई अपने धंधे से, अपने काम से, या भारत के अंदर। तो ऐसी विविध जाति प्रजाति जो है हमारे भारत में आई। इन सब के बीच हुए आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति जो है वो क्या बनी, समृद्ध बनी। जैसा कि हमने आगे वीडियो में देखा, तो हमने आगे भी देखा था कि भारतीय संस्कृति का, भारत की विरासत का हस्तांतरण और सातत्यपूर्ण विकास जो है वो किस तरह हुआ। तो भारत में अनेक प्रजातियां जो है व्यापार के काम से, धंधे के काम से यहाँ पर आई, और कई चीज़ें जो है वो विदेशों में उसका निकास होता था। तो इसी तरह एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होने से भारतीय संस्कृति जो है वो कैसी बनी, समृद्ध बनी। आगे देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक समय से भारत ने विश्व की प्रजा को सांस्कृतिक विरासत की बहुत सी बड़ी भेंट दी है। उदाहरण स्वरूप शिल्प स्थापत्य की कला लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है, जिसमें सिंधु घाटी संस्कृति के प्राचीन अवशेषों की गणना की जाती है। तो मित्रों, यह याद रखना है कि उदाहरण स्वरूप, तो मित्रों यह आपको याद रखना है कि हमारा जो शिल्प स्थापत्य की कला का कला जो है वो कितने वर्ष प्राचीन है। तो 5000 वर्ष प्राचीन है, जिसमें सिंधु घाटी संस्कृति के प्राचीन अवशेषों की गणना की जा सकती है। उसमें से प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाओं, मानव शिल्पों, पशुओं एवं खिलौनों तथा दाढ़ी वाले पुरुष का शिल्प। यहाँ आप जो प्रतिमा यानी चित्र में देख रहे हैं कि दाढ़ी वाले पुरुष का जो शिल्प है वो, तो एवं नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी यानी कि जो हमारे जो भगवान है, देवों के देव महादेव, ऐसे नटराज की जो मूर्ति, नृत्य कला के अंदर जो लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको नर्तकी यानी नटराज की मूर्ति उन्हें भेंट के स्वरूप में दी जाती है। तो नर्तकी की मूर्ति देखकर हमारे मन में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति स्वाभिमान और गौरव की भावना जन्म लेती है। इसी क्रम में मौर्य युग की उल्टे कमल की आकृति के ऊपर सिंह और वृषभ का शिल्प, बुद्ध की प्रज्ञा पारमिता का शिल्प, सारनाथ की धर्म चक्र वाली प्रवर्तन वाली महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा और उसके बाद के समय काल की जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं। पालीताना जैन मंदिर में देखते हैं कि कई सारे जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, 2400 तीर्थंकर की प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं। राष्ट्रकूट राजाओं के समय की इलोरा एवं अजंता की गुफाओं को देखकर महाराष्ट्र के अंदर हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति आदर और गर्व का अनुभव होता है। तो मित्रों, भारत के अंदर सांस्कृतिक विरासत के उदाहरण के तौर पर ऐसी कई प्रतिमाएं, गुफाएं, इमारतें, मकबरे और ऐसी कई सारी सांस्कृतिक विरासतें हैं जो हमें देखकर उस पर क्या होता है, आदर सम्मान की भावना हमारे मन के अंदर आती है और उसके ऊपर बड़ा ही गर्व महसूस होता है। आगे देखते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत में मंदिरों, शिलालेखों, स्तूपों, विहार, चैत्यों, मकबरों, मस्जिदों, किलों, गुंबजों, राजमहल, दरवाजे, इमारतों, उत्खनन किए स्थलों तथा ऐतिहासिक स्मारकों का समावेश किया जा सकता है। तो सांस्कृतिक विरासत के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है? तो मंदिर, शिलालेख, स्तूप यानी जो एक अर्धगोलाकार के स्वरूप में जो बनाया हुआ रहता है। विहार यानी क्या? जहाँ सिर्फ हम गार्डन के तौर पर, बगीचे के तौर पर, जहाँ सिर्फ विहार करने के लिए, घूमने के लिए जो बनाया गया हो। ज़्यादातर बौद्ध धर्म के अंदर ये विहार देखने को मिलते हैं। फिर मकबरे जो मुस्लिम धर्म के अंदर दिखाई देते हैं। मस्जिद, किले, गुंबज, राजमहल, दरवाजे, जैसे कि हमारे अहमदाबाद के अंदर ही, जैसे ये दरवाजा, रायपुर दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा, ऐसे कितने दरवाजे जो हमारे अहमदाबाद के अंदर है, वो जो राजा महाराजा जो थे पहले के समय में, उनके समय से ये बनाए गए हैं और आज भी हम इन दरवाज़ों को बहुत ही नामचीन तरीके से जानते हैं। तो ऐसे दरवाजे, इमारतों, उत्खनन किए स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों का समावेश किया जाता है। किसमें? तो सांस्कृतिक विरासत में।
आगे देखते हैं अपने स्वातंत्र्य संग्राम के ऐतिहासिक स्थलों, जैसे कि साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन जो कोलकाता में, दिल्ली वगैरह को भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाना जा सकता है। क्यों? तो दिल्ली के अंदर जो लाल किला है तो हर राष्ट्रीय त्योहारों पे उस पर झंडा लहराया जाता है। तो इसी तरह ये जो शहर है वो ऐतिहासिक तौर पर हम सांस्कृतिक विरासत में उन्हें गिनते हैं। अब है भाषा, लिपि, अंक, शून्य की खोज, गणित, पंचांग, खगोलशास्त्र, लोहा, साहित्य, धर्म, युद्धशास्त्र, रथ, राजनीति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, धर्म, गणतंत्र, न्यायतंत्र, विधि विधान, पर्यावरण संरक्षण आदि कई महत्वपूर्ण खोज भी भारत में हुई है। यहाँ हमने देखा कि भाषा जो हमारी जो ये हिंदी या गुजराती भाषा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो प्राकृत और एक संस्कृत भाषा जो थी उसमें से कई शब्दों में से यहाँ ये हिंदी और गुजराती भाषा का निर्माण हुआ, उसकी खोज हुई। अब है शून्य की खोज। आर्यभट्ट जैसे जो महान गणित के जो गणित शास्त्री थे उन्होंने शून्य की खोज की। तो इसी तरह ये सब जो राजनीतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तो इसके जो महान पंडित थे उन्होंने ये सब शास्त्रों की शुरुआत की। तो इन सभी चीज़ों की खोज जो है वो हमारे भारत में हुई है। तो इसी वजह से हमारा भारत जो है आज बहुत ही तरक्की करने वाला और विकास करने वाला ऐसा महान देश है जिसके अंदर सांस्कृतिक विरासत की कोई कमी नहीं है। अब आप देखते हैं कि गुजरात की सांस्कृतिक विरासत। अभी तक हमने भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात की। अब गुजरात के अंदर हम जो रह रहे हैं राज्य के अंदर, ऐसे गुजरात के अंदर कौन कौन सी सांस्कृतिक विरासत के तौर पर कौन कौन से मंदिर या मस्जिद या सांस्कृतिक विरासतें हैं जो हमें देखने लायक हैं। सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातत्वीय महत्व रखने वाले स्थलों में लोथल जो धोलका तहसील में, हमारे अहमदाबाद के अंदर ही धोलका तहसील आया हुआ है, उसके अंदर लोथल जो है वह बहुत ही पुराना और हमारे सांस्कृतिक विरासत का उत्तम उदाहरण है। रंगपुर जो लिमड़ी तहसील में सुरेंद्रनगर जिले में आया हुआ है। धोलावीरा जो कच्छ जिले में आया हुआ है। रोजड़ी अथवा श्रीनाथगढ़ जो राजकोट जिले में आया हुआ है। यह सब जो है वो बहुत ही मुख्य और देखने लायक स्थल हैं। वडनगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में स्थित अशोक का शिलालेख, ये जो देख रहे हो स्तूप के आकार का जो एक अर्धगोलाकार पत्थर जैसा है पूरा, तो ये अशोक का शिलालेख जो है बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ और उत्तम उदाहरण है सांस्कृतिक विरासत का। आगे देखते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर जिसके ऊपर पहली किरण वहीं पड़ती है। चांपानेर का दरवाज़ा, सिद्धपुर का रुद्र महालय, विरमगाम का मुनसर तालाब, अहमदाबाद में जामा मस्जिद जो हम लाल दरवाज़ा जाते हैं वहीं पर आई हुई है। जामा मस्जिद, झूलती मीनार, सीदी सैयद की जाली, हटी सिंह का देहरा, पाटन के अंदर सहस्त्रलिंग तालाब, सहस्त्र 100 लिंगों, महादेव जी की जो लिंग होते हैं जैसे 100 लिंगों का तो ऐसा तालाब, वडोदरा का राजमहल, जूनागढ़ का मोहब्बत खान का मकबरा, नवसारी की पारसी ग्यारी वगैरह ऐतिहासिक महत्व वाले दर्शनीय स्थल हैं। धार्मिक महत्व वाले स्थलों में द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर और जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा पीठ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर जो है, कुल महादेव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ मंदिर के तौर पर वो कहाँ आया हुआ है, तो जूनागढ़ जिले के अंदर सोमनाथ मंदिर, महादेव जी का जो मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। उत्तर गुजरात में अंबाजी बनासकांठा जिले में आया हुआ है। बहुचराजी वो महसाणा जिले में है। और महाकाली माता का मंदिर जो है, जो पावागढ़, हम लोग जा चुके होंगे शायद तक कई लोगों ने वो देखा भी होगा। तो ऐसे पंचमहाल जिले में आया हुआ है। मीरा दातार की जो मंदिर है तो उनावा महसाणा जिले में आया हुआ है। और जैन तीर्थ पालीताना जो भावनगर जिले में हमारे गुजरात के अंदर ही
देखने को मिलता है। रणछोड़रायजी मंदिर डाकोर, जो कई लोग जा चुके होंगे वो मंदिर पर, ज़्यादातर होली के त्यौहार पर वहाँ काफ़ी भीड़ लगती है, तो खेड़ा ज़िले में आया हुआ है। और शामलाजी मंदिर जो अरवली ज़िले में, वगैरह तीर्थ स्थानों को गिनाया जा सकता है। तो किस में गिनाया जा सकता है? तो सांस्कृतिक विरासत के तौर पर उन्हें गिना जा सकता है। तो गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक, सामाजिक और प्रवासन लक्षित स्थलों में पोलो, तो पोलो फॉरेस्ट जो है वो विजयनगर साबरकांठा ज़िले में आया हुआ है। तो बहुत ही देखने लायक और रमणीय स्थल जो है, कभी अगर जाने का हो तो वो पोलो फॉरेस्ट के, पोलो के जो जंगल है वहाँ वनोत्सव भी मनाया जाता है। तो जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पोलो फॉरेस्ट के अंदर, पोलो के जंगलों के अंदर वनोत्सव भी मनाया। पतंगोत्सव और कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद में, ताना रीरी महोत्सव, ताना और रीरी नाम की जो दोनों बहनें हैं वडनगर के अंदर, तो उनकी याद में, उनकी मृत्यु की याद में मल्हार राग जो ताना और रीरी दोनों बहनें जब गाती थी तो कितनी भी गर्मी के अंदर क्या होता था, बरसात आ पड़ती थी। तो ऐसे ताना और रीरी को जो लोगों ने मार दिया था तो उनके याद में ताना रीरी महोत्सव होता है वडनगर के अंदर। उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव मोढेरा के अंदर, रणोत्सव कच्छ के अंदर वगैरह का समावेश होता है। अब देखते हैं जैन और बौद्ध के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। गुजरात में जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके आधार स्वरूप गुजरात में वडनगर, तारंगा, खंभालीड़ा, जूनागढ़, शामलाजी, कोटेश्वर, तड़ाजा जो नरसिंह मेहता का जन्म स्थल है, ढांक, झगड़िया वगैरह स्थलों पर बौद्ध और जैन गुफाएं देखने को मिलती है। अब मित्रों, यहाँ पर जो हमने सारी विरासतों के बारे में जाना, मंदिरों के बारे में जाना, तीर्थ स्थलों के बारे में जाना, तो ये सब जो है बहुत ही हजारों साल पुराने एक विरासत के तौर पर जो हमारे पूर्वजों ने इनका निर्माण किया है। तो ऐसे सांस्कृतिक विरासतों के, गुजरात की विरासत के बारे में देखा। अब आता है गुजरात के मेले। तो गुजरात के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं, उन सभी मेलों के बारे में जानकारी लेंगे। तो मित्रों, गुजरात के मेले गुजरात की रंग बिरंगी संस्कृति के विविध स्थलों पर परंपरागत रूप से धार्मिक, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मेले आयोजित किए जाते हैं। तो जैसे कि डाकोर के अंदर मेला लगता है, फिर बहुचराजी का मेला, भवनाथ का मेला जो जूनागढ़ के अंदर लगता है। तो ऐसे जो प्रख्यात मेले हैं वो किसी न किसी कारण से, या कोई धार्मिक प्रसंग, किसी धर्म से जुड़े हुए या किसी समाज से जुड़े हुए ये मेले लगते हैं। तो जिनमें से मुख्य मेलों का विवरण यहाँ निम्नानुसार है। तो मित्र, यहाँ ये सिर्फ मैं मेले आपको दिखा रही हूँ, वो सभी मेलों को आपको पढ़ना है और याद रखना है। तो यहाँ सबसे पहला है कि मोढेरा का मेला, बहुचराजी का मेला, भादरवी पूनम का मेला, शामला जी का, कालिया ठाकुर जी का मेला, भवनाथ का मेला, तरणेतर का मेला, भड़ियाद का मेला, नकलंग का मेला, माधवपुर का मेला, वौठा का मेला जो धोड़का में ही लगता है यहीं अहमदाबाद में, और मीरा दातार का मेला, वौठा का मेला जिसके अंदर धोड़का के अंदर, डांग दरबार का मेला जो डांग जिले के अंदर लगता है, और गोल गधे का मेला जो दाहोद के अंदर गरबड़ा गांव में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला जो सोमनाथ में लगता है, भांगुरिया का मेला जो छोटा उदयपुर में लगता है। तो कहाँ से कहाँ तक लगता है उसकी जानकारी यहाँ पर इस बॉक्स में दी गई है। तो ये सारे मेले आपको याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं भारत भूमि और वहाँ के लोग। तो भारत की भूमि किस तरह की है और कितनी प्रजातियाँ, कितने लोग भारत की भूमि पर आकर गए और उस संस्कृति का उन्होंने हस्तांतरण किया, उस संस्कृति को अपनाया, तो उसके बारे में जानते हैं। तो भारत भूमि और वहाँ के लोग, आदि मानव ने पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। आदि मानव, हमारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव के स्वरूप में गिने जाते थे, जो कहते हैं ना कि बंदर के स्वरूप में थे। तो भारत की रंग बिरंगी विरासत और समृद्धि के आकर्षण के कारण अनेक विदेशी प्रजा भारत की तरफ आकर्षित हुई। यहाँ अनेक जातियाँ आई। परिणाम स्वरूप भारत में लगभग
सभी जातियों के तत्व प्राप्त होते हैं। भारत में द्रविड़ प्रजा की गणना अति प्राचीनतम प्रजा के रूप में होती है। सबसे प्राचीन प्रजा कौन सी है, तो याद रखना है द्रविड़ प्रजा जो है वो सबसे प्राचीन प्रजाति है। कौन सी, तो यहाँ जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये द्रविड़ प्रजा। परंतु नृवंश शास्त्रीय और भाषा शास्त्र की अद्यतन खोजों से पता चला है कि द्रविड़ और अन्य 6 जितनी भिन्न प्रजातियां भी यहाँ रहती थी। द्रविड़ के साथ साथ अन्य 6 जातियां जो थी वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो यह 6 जातियां भी यहाँ भारत में रह चुकी हैं, उनके विषय में हम थोड़ी विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आएगी नेग्रिटो प्रजा। कौन सी, तो नेग्रिटो प्रजा जिसे हब्सी प्रजा के रूप में भी जाना जाता है। तो नेग्रिटो अथवा निग्रो यानी हब्सी जाति भारत के सबसे प्राचीन निवासी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेग्रिटो अथवा निग्रो अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से होकर भारत आए थे। वे रंग में कैसे थे, तो उनका वर्णन कीजिए कि वो दिखाव में उनका जो पूरा वर्णन करने का कहा जाए कि नेग्रिटो प्रजा के बारे में विस्तृत जानकारी या संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, तो वो कहाँ से कहाँ तक आए थे, तो अफ्रीका से होते हुए वे भारत आए थे। अफ्रीका से कहाँ, बलूचिस्तान के रास्ते से होकर वे भारत आए। रंग में श्याम, 4 से 5 फुट ऊंचे और सिर पर घुंघराले बाल वाले थे। तो ये थी हमारी नेग्रिटो प्रजा। अब आती है ऑस्ट्रेलोइड यानी निषाद प्रजा। यह प्रजा अग्नि एशिया से आई थी। कहाँ से आई थी, तो याद रखना है अग्नि एशिया से आई थी। रंग में श्याम, लंबा और चौड़ा सिर, छोटा कद, चपटी नाक इनकी शारीरिक विशेषता थी। तो सभी जितनी प्रजातियां मैं यहाँ आपको मेरे विद्यार्थी मित्रों दिखा रही हूँ उनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में इस तरह प्रश्न ना पूछे कि ऑस्ट्रेलोइड की शारीरिक विशेषता बताइए तो आप लिख सकते हैं, परंतु अगर ऐसा पूछा जाए कि रंग में श्याम, लंबा चौड़ा सिर, छोटा कद, चपटी नाक, तो ऐसी कौन सी प्रजा थी जिनकी यह शारीरिक विशेषता थी। अगर उल्टा करके प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना है ऑस्ट्रेलोइड प्रजा। भारत में आए आर्य इन्हें निषाद कहते थे। भील प्रजा के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत की कोल और मुंडा जाति, कौन सी, तो कोल और मुंडा जाति जो एक आदिवासी जाति के तौर पर है, तो ये दोनों जाति असम की खासी प्रजा, खासी जाति भी है, ये भी एक आदिवासी प्रजा है। तो खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश की जातियों में इस प्रजा के लक्षण विशेष देखने को मिलते थे। भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में इस प्रजा का योगदान विशिष्ट है। वे मिट्टी के बर्तन बनाने, खेती करने, सूती कपड़े बुनने जैसे कई कौशल के लिए जाने जाते थे। उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं भी थी। तो मित्रों, ऑस्ट्रेलोइड प्रजा जो है वो भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में उन्होंने अपना योगदान बहुत ही बखूबी तरीके से दिया है। और वो भारत के अंदर कौन कौन से काम किया करते थे, तो मिट्टी बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम, खेती करने का और सूती कपड़े बुनने का काम करते थे। अब हम देखेंगे द्रविड़ प्रजा के बारे में। तो द्रविड़ों को मोहेंजोदड़ो की सिंधु संस्कृति का सर्जक और पाषाण युग की संस्कृति का उत्तराधिकारी माना जाता है। पाषाण युग यानी पत्थर का युग। तो ऐसे सिंधु संस्कृति का सर्जक हमारी जो भारतीय संस्कृति है, कौन सी 2 नदी के किनारे बसी उसकी शुरुआत हुई, तो सिंधु और रावी नदी के किनारे पर। तो पाषाण युग की संस्कृति का उत्तराधिकारी माना जाता है। उत्तर से आई विविध प्रजा की भाषा और सांस्कृतिक लक्षण बने रहे। कालांतर में ये द्रविड़ कहलाए, यानी कि समय में थोड़ा अंतर आया और उसमें बाद में ये द्रविड़ कहलाए। द्रविड़ों ने माता स्वरूप में देवी अर्थात पार्वती और पितृ स्वरूप में परमात्मा अर्थात शिव की पूजा का ज्ञान दिया। दीप धूप और आरती से पूजा करने की परंपरा हमें द्रविड़ों से मिली, ऐसा माना जाता है। इसके उपरांत प्रकृति और पशु पूजा द्रविड़ों की भेंट है। द्रविड़ों के मूल देवों को आर्यों ने अपना लिया और इन्हें संस्कृति के देव स्वरूप में पुनः स्थापित किया। आगे देखते हैं कि द्रविड़ों में मातृप्रधान कुटुंब प्रथा प्रचलित थी। तो यह प्रश्न याद रखना है कि कौन सी जाति जो थी जिसमें मातृप्रधान कुटुंब, यानी कि जिसमें जिस परिवार में या जिस कुटुंब में सिर्फ माता को प्रधान या तो माता को महत्व दिया जाता हो।
तो ऐसे द्रविड़ प्रजा जो थी जिसके अंदर मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा प्रचलित थी, जिसमें कुटुंब के अंदर सिर्फ माता का ही चलता हो। तो अवकाशीय ग्रहों के क्षेत्र में और विविध कलाएं जैसे कि कताई, बुनाई, रंगाई, रक्षा नौका आदि क्षेत्रों में उनका विशेष योगदान देखने को मिलता है। आर्यों के प्रभुत्व के बाद दक्षिण भारत की तरफ खिसकते गए और वहाँ स्थायी हो गए। यानी कि आर्य के प्रभुत्व के बाद, यानी आर्यों का प्रभुत्व भारत पर बढ़ गया, उसके बाद वे लोग कहाँ चले गए, ये द्रविड़ लोग दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत यानी कौन सा, जो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और चेन्नई जैसे जो राज्य हैं उसकी ओर वे लोग चले गए और वहीं पर स्थायी हो गए। आज दक्षिण भारत में द्रविड़ कुल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। जो केरल की भाषा है मलयालम, कन्नड़ जो है कर्नाटक की, तेलुगु तेलंगाना की, तमिलनाडु की तमिल। आरंभिक तमिल साहित्य उर्मी की अभिव्यक्ति से पूर्ण था। तो इसी तरह द्रविड़ प्रजा जो है वह भारत के अंदर आई और उन्होंने अपना बखूबी योगदान दिया। अब देखते हैं अन्य प्रजा में के अंदर कौन कौन सी। तो मंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक और ऑर्मेनॉइड प्रजा भी हमारे भारत के अंदर आकर गई। तो मंगोलॉइड यह प्रजा उत्तर पश्चिम चीन में से तिब्बत होते हुए, कहाँ से, तो उत्तर पश्चिम चीन में से तिब्बत होते हुए भारत में आई। उन्होंने उत्तरी आसाम, सिक्किम, भूटान, पूर्वी बंगाल आदि जगहों पर अपना निवास बनाया। समय के साथ उनका भारतीयकरण हो गया है, यानी कि भारतीयकरण होने यानी कि वे भारत की जो संस्कृति उन्होंने अपना ली। आगे देखते हैं, इस प्रजा का रंग पीला, चेहरा चिपटा, उभरे हुए गाल और बादाम आकार की आंखें जैसे शारीरिक विशेषताएं उनके अंदर थी। तो रंग पीला, चेहरा चिपटा, उभरे हुए गाल और बादाम आकार की उनकी आंखें थी। तो इसी तरह ये लक्षण, उनके शारीरिक लक्षण दिखाई देते थे। अब आगे देखते हैं कि मंगोलॉइड लोग पीले रंग के थे, इसीलिए वे किरात कहे जाते थे। तो मंगोलॉइड प्रजा जो थी वह पीले रंग के होने के कारण क्या कही जाती थी, तो किरात कही जाती थी। अब है अल्पाइन, डिनारिक और ऑर्मेनॉइड। तो ये मध्य एशिया से आई हुई प्रजा है। तो मध्य एशिया से आई हुई प्रजा कौन सी है, तो अल्पाइन, डिनारिक और कौन सी, अल्पाइन, डिनारिक और ऑर्मेनॉइड। तो ये तीनों जातियां एक समान भौतिक गुणधर्म वाली जातियां हैं। इस प्रजा के अंश विशेष करके कहाँ कौन कौन से राज्यों में देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, गुजरात और सौराष्ट्र में अधिक प्रमाण में देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह अल्पाइन, डिनारिक, ऑर्मेनॉइड और मंगोलॉइड प्रजा जो है वो भारत में आकर गई, उनकी शारीरिक विशेषताएं हमने देखी। अब अंत में आते हैं आर्य की ओर। तो मित्रों, आर्य प्रजाति जो है भारत की आर्य सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। तो मित्रों, यहाँ मैं आर्य प्रजाति की चर्चा करूँ उससे पहले इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और आर्य प्रजाति की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो पार्ट 3 के अंदर करूँगी। और आगे भी हमें विस्तृत जानकारी और भी विरासत के बारे में प्राप्त करनी है, तो उस सभी चीज़ों की चर्चा मैं अपने पार्ट 3 के अंदर करूँगी। तो इस पार्ट 2 को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका खूब खूब आभार। थैंक यू।